स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन, आप सब जानते हैं कि हमारे देश में हाउस होल्ड कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है और उसी के साथ बढ़ते जा रहे हैं कंजम्पशन ड्रिवन लोन्स। और ये कंजम्पशन ड्रिवन लोन्स जनरली आपको किसी फाइनेंस कंपनी, माइक्रो फाइनेंस कंपनी या NBFC से मिलते हैं, या फिर एक दूसरा ऑप्शन होता है जो होता है क्रेडिट कार्ड। ठीक है, अब क्योंकि हमारी कंजम्पशन बढ़ रही है और कंजम्पशन बढ़ने की वजह है क्रेडिट कार्ड और चीप फाइनेंस का अवेलेबल होना, तो इसमें एक और प्रॉब्लम बढ़ रही है जो RBI ने अभी फ्लैग किया है अबाउट रीसर्कुलेशन ऑफ लोन्स या रिवॉल्विंग क्रेडिट। अब ये रिवॉल्विंग क्रेडिट का जो सिस्टम है वो क्रेडिट कार्ड में ज़्यादा चलता है। फॉर एग्जांपल कि आपने क्रेडिट कार्ड से कुछ सामान खरीदा, आपके पास एक और क्रेडिट कार्ड है, तो उस क्रेडिट कार्ड का बैलेंस आप अपने जिस भी क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके आपने सामान खरीदा है उसके पेमेंट के लिए लगा देते हैं। तो इसको आप रिवॉल्व करते हैं, अपने ही अलग अलग क्रेडिट कार्ड के पैसे को, यानी अलग अलग जो आपके क्रेडिट फैसिलिटीज हैं उसको यूज़ करते हैं, रिवॉल्व करते हैं एक क्रेडिट से दूसरे क्रेडिट को भरने के लिए या कोई दूसरा क्रेडिट को लेने के लिए। RBI फ्लैग करता है कि NBFCs का ये करना भारत के फाइनेंशियल सिस्टम के लिए अच्छा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो अभी हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि क्यों RBI चाहता है कि NBFCs रिवॉल्विंग क्रेडिट का काम ना करें, और इसके पीछे की बहुत बड़ी कहानी आपको मैं सुनाऊंगा कि ये एवरग्रीनिंग ऑफ लोन की वजह से हमारे देश में कैसे 2018-19 आते आते NPA का प्रॉब्लम लगभग 11-11.5% के आसपास ऑफ द टोटल नेट डिपॉजिट हो गया था। और इन दोनों चीज़ को जोड़ेंगे और समझेंगे कि क्यों NBFCs को RBI रेस्ट्रिक्ट करना चाहता है अनलेस अंटिल वो NBFC आपके RBI द्वारा ऑथोराइज्ड हैं फॉर द रिवॉल्विंग क्रेडिट। रिवॉल्विंग क्रेडिट और टर्म क्रेडिट में क्या अंतर होता है वो भी जानेंगे। सो वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है ऋषभ, आई एम योर इकोनॉमिक्स ऑप्शन फैकल्टी। आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं अब कि कैसे हम आज के सेशन को कवर करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले कि रिवॉल्विंग क्रेडिट क्या होता है, RBI का प्रपोजल क्या है। याद रहे कि RBI का गाइडलाइन प्रपोजल है ये। इट इज अवेलेबल फॉर पब्लिक टू हैव देयर कमेंट्स कि अगर कुछ चेंज वेंज करना है तो RBI कर देगा फाइनल ड्राफ्ट लाने से पहले। ओके, RBI वरीड क्यों है, प्रोज एंड कॉन्स क्या है इसके। भाई प्रोज होंगे तो कॉन्स भी होंगे। फॉर एग्जांपल, चीपर एंड इजियर वे ऑफ टेकिंग क्रेडिट विल बी ऑफ द लिमिट्स फॉर स्पेशली फॉर द MSMEs, जिनको वैसे भी बैंक लोन नहीं देता है क्योंकि उनके पास कोलैटरल नहीं है। कौन सबसे ज़्यादा हिट होगा, मतलब कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जनरली जो फाइनेंस कंपनीज है, जैसे बजाज फिनसर्व है, टाटा कैपिटल है, उनके ऊपर असर पड़ेगा, और जो मार्केट कैप लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास का है उसके ऊपर असर पड़ेगा, और एग्जाम में आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो रिवॉल्विंग क्रेडिट क्या होता है। रिवॉल्विंग क्रेडिट का मतलब होता है जो रिवॉल्व होता है। फॉर एग्जांपल, आपने 3,000 का लोन लिया, 3,000 का कोई क्रेडिट लिया क्रेडिट कार्ड पे। ठीक, क्या खरीदा आपने, फ्रिज। अब एक समय आएगा जब ये 30,000 रुपये आपको क्रेडिट कार्ड को वापस करना होगा, जिसको हम बोलते हैं क्या, बिल्स भरना। क्रेडिट कार्ड का बिल आ जाएगा कि भाई आपने 13 तारीख को ये खरीदा था, 45 दिन का पीरियड है आपके पास, उसके बाद आप 1-2 तारीख तक इसको भर दो। ठीक, अगर आपके पास एक और क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, उसमें भी कुछ लिमिट होगी, लाइक 70,000 रुपीज की मान लो लिमिट, तो 70,000 में से आप 30,000 पुराने वाले क्रेडिट कार्ड का बिल भरने के लिए यूज कर सकते हैं। इसको बोलते हैं रिवॉल्विंग क्रेडिट। अब 30,000 आपने इससे लिया, तो एक समय आएगा जब ये 30,000 आपको भरना पड़ेगा, है ना। तो क्योंकि इस वाले क्रेडिट कार्ड को आपने बिल भर दिया है, ठीक है, तो जो भी इसकी लिमिट हुई, मान लो 1 लाख रुपए इसकी लिमिट है, तो आपने 30,000 अगर इसका बिल भर दिया तो आपके पास 1 लाख रुपए फिर से आ गए इस क्रेडिट कार्ड में। तो इस क्रेडिट कार्ड का यूज करके आपने दूसरे वाले क्रेडिट कार्ड का बिल भर दिया। इसको बोलते हैं रिवॉल्विंग क्रेडिट, घूमता रहता है। ठीक है, लेकिन एक सैंक्शन लिमिट होती है कि पर्टिकुलर लिमिट होती है। तो हमने क्रेडिट कार्ड का बात बताया। माइक्रो फाइनेंस कंपनीज या NBFCs भी ये करती हैं एक सैंक्शन लिमिट तक, कि भाई आपने कोई लोन लिया है, उस लोन को चुकाने के लिए आप एक दूसरा लोन ले लो। तो मान लो जैसे इस लोन को हमने 13% पे लिया था, और ये हमको और लोन मिलेगा मान लो 12% पे, तो 12% वाला लोन लेके 13% वाला चुका दिए, और फिर 12% वाला को कुछ भरने के लिए और लोन ले लिए। नहीं, बात यह है कि क्योंकि आपको चीपर रेट पे मिल गया तो आपने लोन उठा लिया। ठीक है, आप किसी भी अमाउंट को रिपे करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। नाउ इट्स अ वेरी क्लासिक केस ऑफ व्हाट हैपेंड इन 2011-12 इन इंडिया, जिसको एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स किया जाता था। कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट लोन्स लिए हुए थे, 2008 का क्राइसिस आ गया, फिर पॉलिसी पैरालिसिस आ गया, ये स्कैम वो स्कैम वाला चक्कर हो गया, और इसकी वजह से हुआ ये कि जो बोरोवर्स यानी बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस पैसा लेके बैठे हुए थे, उनके सारे के सारे जो प्रोजेक्ट्स थे वो स्टक हो गए, चाहे वो कोल वाला हो, चाहे वो टेलीकॉम वाला हो। ठीक है, जिसकी वजह से
उनके बिल्स भरना उनको मुश्किल हो गया। अब उन लोन को चुकाने के लिए उन्होंने क्या किया, बैंक से और लोन ले लिया, जिसको बोलते हैं एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स। हर बार एक नया लोन आ जा रहा है, ग्रीनिंग होते जा रही है, ताकि लोन को बैंक वालों को क्या फायदा हुआ इससे, उनके बुक्स में उनके लोन एनपीए नहीं दिखते थे, क्योंकि वो एक दूसरा लोन लेके कॉर्पोरेट अपना पहला लोन भर देते थे। ठीक है। ऑल्सो कैन ड्रॉ अगेन विदाउट एनी न्यू सैंक्शन, कि भाई आपने एक बिल भरा, फिर दूसरा आपने लोन लिया था पहला बिल भरने के लिए, आपने उसके ऊपर एक और लोन ले लिया। ठीक है, तो आप एन नंबर ऑफ टाइम से लोन ले सकते हैं। तो जैसे क्रेडिट कार्ड है, कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट है, या फिर फ्लेक्सी लोन्स है जो हमारे एनबीएफसीज देते हैं। अब टर्म लोन क्या है, तो देखो टर्म लोन मतलब एक टर्म के लिए आपको लोन दिया जाए कि भाई 1 ईयर लोन है, अब हाउस लोन ले लो तो 20 ईयर लोन है, 30 ईयर लोन है, ऐसे। तो इसको हम बोलते हैं टर्म लोन फॉर अ टर्म पीरियड। इसका एक रीपेमेंट शेड्यूल होता है, इसका एक फिक्स्ड प्रिंसिपल अमाउंट होता है कि भाई आपने 1 करोड़ रुपए का होम लोन लिया है तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट फिक्स हो गया। आपको जब आपका घर आपको हैंडओवर हो जाएगा उसके बाद से मतलब आपको पैसा उसको ईएमआईज वापस करनी होंगी, यानी कि एक रीपेमेंट शेड्यूल भी होता है। एक बार आपने रीपे कर लिया तो वो लिमिट फिर से रिस्टोर नहीं होती, यानी फिर आपको दोबारा दूसरा घर चाहिए तो आपको दूसरा लोन लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि 1 करोड़ लिमिट हमेशा आपको अवेलेबल रहेगी। और फ्रेश अंडर राइटिंग चाहिए होती है हर नई बोरोइंग के लिए, यानी फिर आप जैसे मान लो एक घर आपने लिया, दूसरा घर लेने जाओगे, क्योंकि आपके पास एक घर ऑलरेडी है तो आप एक बेहतर बोरोवर होगे, बेहतर कैटेगरी ऑफ बोरोवर होगे, तो आपके लिए एक नई बोरोइंग लिमिट बन जाएगी। ठीक है, तो 1 करोड़ लिया तो 2 करोड़ तक ले पाओगे। जैसे होम लोन देखो यहाँ लिखा हुआ, ईएमआई पे पर्सनल लोन, बिजनेस लोन वगैरह वगैरह। ठीक है, बेसिकली जिसमें एक फिक्स टेन्योर है और फिक्स प्री डिटरमाइंड रीपेमेंट शेड्यूल है। बट अगर ये फिक्स टेन्योर ना हो कि भाई एक लोन लिया उसको भरने के लिए दूसरा ले लिया, और दूसरा वाला लिया तो उसका भी कोई प्रिंसिपल अमाउंट टेन्योर फिक्स नहीं है क्योंकि तीसरा ले लिया, वगैरह वगैरह। अब आरबीआई ने क्या प्रपोज किया है, देखो ये ड्राफ्ट अमेंडमेंट डायरेक्शन है, ये प्रपोजल है, अभी हुआ नहीं है। तो न्यू डेफिनेशन में टर्म लोन को बोला गया है अ फंड बेस्ड फैसिलिटी ऑफ फिक्स्ड प्रिंसिपल अमाउंट डिसबर्स्ड इन 1 और मोर इंस्टॉलमेंट। ठीक है, जैसे आप होम लोन लिए हो तो इंस्टॉलमेंट में भी जा सकता है लोन। ठीक है, रीपेबल एज पर प्री डिटरमाइंड एमोर्टाइजेशन शेड्यूल, यानी ईएमआईज आपकी फिक्स कर दी जाएंगे कि हर महीने आपको कितना भरना है और कितने साल तक भरना है। और एक बार जो डिस्पर्स हो गया, सैंक्शन लिमिट कैन नॉट बी रिस्टोर्ड और रिप्लेनिश्ड अपॉन रीपेमेंट, जो हम लोग अभी देखें। रिवॉल्विंग क्रेडिट क्या है, एक रेसिडुअल कैटेगरी है, तो जो भी लोन इस टर्म लोन की डेफिनेशन में नहीं आते वो रिवॉल्विंग क्रेडिट हो जाते हैं। ठीक है, तो की रूल ये है कि एनबीएफसी सिर्फ और सिर्फ टर्म लोन ही देंगे आगे से। एक्चुअली में अभी भी एक जो रफ गाइडलाइन है आरबीआई की वो टर्म लोन के लिए है एनबीएफसी को, बट एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज वगैरह बना के लोन के ऊपर लोन दे देते हैं या लोन भरने के लिए लोन दे देते हैं। ठीक है, रिवॉल्विंग क्रेडिट प्रोडक्ट पूरी बैन किया गया, बट ये ब्लैंकेट बैन है एक तरह से, क्योंकि अगर एनबीएफसीज को ऑथोराइज्ड ऑर्डर है आरबीआई से कि आप रिवॉल्विंग क्रेडिट दे सकते हो तो वो दे सकते हैं। ठीक है, यानी सबको नहीं दे सकता, बट कुछ एनबीएफसीज ये कर सकते हैं। आरबीआई रूल क्यों टाइटन कर रहा है, क्योंकि एवरग्रीनिंग का रिस्क है, क्योंकि एक बार हमारे जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है 2011-12 वाले टाइम में ये कर चुके हैं, हमारा जो एनपीए नंबर था बैंक्स का वो 11.2% तक पहुंच गया था। ठीक है, तो ओल्ड लोन को सेम रिवॉल्विंग लाइन पे ले आ सकते हैं, मास्किंग ट्रू स्ट्रेस एंड राइजिंग लेवरेज। अब हम विजिबिलिटी गैप की बात करें, अगर इफ वी टॉक अबाउट द विजिबिलिटी गैप, तो अनलाइक बैंक्स most NBFCs lack continuous visibility into borrower cash flow. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बैंक लोन देगा तो आपकी पूरी फाइनेंशियल हिस्ट्री देखेगा, आपके पास एक अकाउंट होगा जिसमें आपका सैलरी आ रहा होगा, वो भी बैंक देखेगा कि हर साल कितना सैलरी आ रहा है, आपका आईटीआर देखेगा, सब कुछ करेगा। बट एनबीएफसीज के पास इतना कवरेज नहीं होता, उनको नहीं पता आपकी फाइनेंशियल हिस्ट्री पूरी तरह से। ठीक है, तो भाई उनको नहीं पता कि बोरोवर के पास कैश फ्लो है भी कि नहीं है, कितना है, तो वो लोग लोन लेते रहते हैं, तो उनको लगता है कि भाई लोन लेना तो हमारा बिजनेस है, इससे तो पैसा आएगा। ठीक, मेकिंग अर्ली डिटेक्शन वेरी वेरी हार्ड। हाउस होल्ड डेट की अगर हम बात करें तो इंडिया में 45.5% ऑफ द जीडीपी हाउस होल्ड डेट है, और उसमें भी नॉन हाउसिंग यानी कि हाउस होल्ड डेट मतलब जो घर वाले लोग, मतलब जो घर परिवार वाले लोग हैं उन्होंने लोन लिया, और उसमें जो लोन लिया गया है उसमें से भी मैक्सिमम लोन अराउंड 59% ऑफ द लोन इज फॉर पर्सनल यूज। होम लोन नहीं है, होम लोन एक सेफ लोन होता है, बैंक वाले चाहते हैं लोग होम लोन लें क्योंकि उसके पीछे उन लोगों को एक बेहतर कोलैटरल मिलता है। जैसे कार लोन लोगे तो कार आपकी कोलैटरल रहेगी, गिरवी रहेगी बैंक के पास जब तक आप पैसा नहीं लौटाते। आप होम लोन लोगे, होम लोन एक तरह से आपका घर गिरवी रखा हुआ है किसके पास, बैंक वालों के पास। अगर आप पैसा टाइम से नहीं लौटाओगे तो आपको भगा देंगे घर। लेकिन जो पर्सनल लोन होते हैं उसमें कुछ भी कोलैटरलाइज नहीं होता, और ये लोन इंडिया में बढ़े हैं।
और अगर ये लोन बढ़ रहे हैं और ये एनपीए होने लगे तो इंडिया में एनपीए क्राइसिस फिर से आ जाएगी। तो अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है ये मनी एंड बैंकिंग के टॉपिक्स में और आपको खासा इंटरेस्ट है इंटरनेशनल ट्रेड में, ये दुनिया भर में ये टैरिफ वैरिफ का जो चक्कर चल रहा है, कौन कैसे क्या, अगर इसका हाउस एंड वाइज आपको समझना है और हाई स्कोर लाना है अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट में, और साथ ही साथ आपका प्रीलिम्स है वो भी सॉर्ट हो जाए, एक ऐसा सब्जेक्ट अगर मिल जाए जो प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू हर जगह ओवरलैप करता है, इवन आफ्टर इंटरव्यू जब आप सेलेक्ट हो जाओगे आपको एक बेहतर पॉलिसी मेकर बनाएगा, वो है इकोनॉमिक्स। भाई भारत को सुपर पावर बनाना हो या अमेरिका सुपर पावर है, ये सिर्फ एक ही चीज तय करती है, उस देश की इकोनॉमी। तो अगर आप उस देश की इकोनॉमी अच्छी कर लिए तो पॉलिटी वॉलिटी सब धीरे धीरे ठीक हो ही जाती है। तो अगर आपको इंटरनेशनल ट्रेड में इंटरेस्ट है तो 25 अगस्त से हमारा बैच शुरू हो रहा है ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। और अगर आप इकोनॉमिक्स ऑप्शन में एडमिशन लेते हैं और यूज करते हैं कोड SSHS लाइव तो आपको मिलेगा भारी भरकम एक डिस्काउंट। तो मिलते हैं क्लास में। अगर आपको कोई डाउट है, एडमिशन लेना है या फिर कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर कर सकते हो तो राइट टू मी ऑन rishabh.singh@studyIQ.com और यू कैन फॉलो मी ऑन इकोनॉमिक्स, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, वहां भी आप हमें डीएम कर सकते हैं। ठीक है, अब नंबर्स की बात करें अगर तो लगभग 2 लाख करोड़ से ज्यादा, मतलब ये जो फाइनेंस कंपनीज है हमारी जो ये रिवॉल्विंग क्रेडिट दे रही है एनबीएफसी, लगभग 2 लाख करोड़ का उनका पोर्टफोलियो है मार्केट में। ठीक, एनबीएफसी का जो टोटल क्रेडिट है मार्केट में इट्स अराउंड 58.6 लाख करोड़। आउट ऑफ द, मतलब बहुत सारे लोन इंडिया में जो दिए गए उसमें से 58.6 लाख करोड़ एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज ने दिए हैं। ठीक, एनबीएफसी के ऊपर हमने एक वीडियो बनाया, क्या होती है क्या नहीं होती है, वहां पे देख सकते हो, इकोनॉमी इन 15 मिनट्स में। 45% हाउस होल्ड डेट है और 15 से 20% ग्रोथ ऑफ फ्लेक्सी प्रोडक्ट है। फ्लेक्सी प्रोडक्ट मतलब जो रिवॉल्विंग क्रेडिट होते हैं, फ्लेक्सिबल प्रोडक्ट्स, ठीक है, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ आपके इमीडिएट कंजम्पशन पूरा करना नहीं होता है, बट आप किसी और चीज के लिए भी उसको ले सकते हो। ठीक है, 20% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ बहुत बड़ी बात है, 1/5 ऐड होते जा रहा है हर साल। ठीक है, माइक्रो फाइनेंस का पोर्टफोलियो देखोगे तो 2.77 लाख करोड़। फिनटेक का शेयर देखोगे तो 57% के आसपास का मार्केट शेयर है। नॉन हाउसिंग रिटेल तो 58%, 59% हो ही गया है। यानी कि सारे डेटा ये दिखा रहे हैं कि जो अनस्क्रूटनाइज्ड लोन्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो प्रोस देखते हैं, इस रेस्ट्रिक्शन का प्रोस क्या हो सकता है। एवरग्रीनिंग रुकेगी, कि लोन के ऊपर लोन नहीं दिया जाएगा, तो अंत में पता चला लोन के ऊपर लोन, लोन के ऊपर लोन, लोन के ऊपर लोन करते करते आगे जाके सारे के सारे लोन जो भी अंत में आप लोगे वो एक बड़ा अमाउंट आपका एनपीए हो जाएगा। इससे एक रिस्क आर्किटेक्चर बेहतर होगा, यानी एनबीएफसी जो अंडर रिस्क होते हैं ज़्यादातर क्योंकि आरबीआई की बैकिंग कम होती है, वो रिस्क कम होगा। प्रोटेक्ट हाउस होल्ड बैलेंस शीट, क्योंकि हाउस होल्ड को लगेगा क्या कि लोन लेना आसान है, आज कार खरीद लिए लोन से, कल फ्रिज खरीद लेंगे, परसों आईफोन खरीद लेंगे, उसके बाद एसी खरीद लेंगे, क्योंकि लोन लेना आसान है, लोन लिए जा रहे हैं, बट वापस करेंगे कैसे वो नहीं पता। ठीक है, क्लैरिटी एंड लेवल प्लेइंग फील्ड, क्लैरिटी आएगी मतलब एम्बिग्युइटी बेसिकली खत्म होगी। कौन से एनबीएफसी को रिवॉल्विंग क्रेडिट दे सकते हैं, फ्लेक्सी क्रेडिट दे सकते हैं, उनको सीधा सीधा बताइए, और क्या है क्लासिफिकेशन, कैटेगराइजेशन, वो क्लैरिटी जितना रहेगी उतना आरबीआई को रेगुलेट करना, सुपरवाइज करना भी आसान होगा, और एनबीएफसीज भी गलत तरह से आरबीआई ऑर्डर्स को नहीं रीड करेंगी। ठीक है, प्रूडेंशियल पैरेलल की अगर हम बात करें तो ये ऐसा हो चुका है अनसिक्योर्ड क्रेडिट के ऊपर भी, और जब डॉक्टर रघुराम राजन थे 2014 में, जिसको हम क्लीनिंग ऑफ द इंडियन बैंकिंग सिस्टम बोलते हैं, उस टाइम पीरियड को उन्होंने भी एवरग्रीनिंग को रोका था, और इससे एक फाइनेंशियल, आपके फाइनेंशियल सिस्टम में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी बनी रहती है, नो मैटर कि बाहर से जो भी प्रॉब्लम आ रही है, बट आपका डोमेस्टिक जो सिस्टम है वो तगड़ा बना रहता है। कॉन्स की अगर बात करें तो फ्लेक्सिबिलिटी का लॉस होगा। किसको लॉस होगा? जो आपके प्राइम बोरोवर हैं, जो है एमएसएमई। अब एमएसएमई सेक्टर इंडिया में ऑलरेडी एक स्ट्रगलिंग सेक्टर हो गया है, आइडियली इसको होना नहीं चाहिए था। ठीक, भाई कई बार कई एमएसएमई होते हैं जो फेल होने लगते हैं तो लोन के ऊपर लोन ले लेते हैं, ताकि बेसिकली उनको अपना ऑपरेशनल वर्किंग कैपिटल मिल जाए और वो धीरे धीरे चुका सके। बट अगर रिवॉल्विंग क्रेडिट अवेलेबल नहीं होगा तो फिर उनको बिजनेस आगे सस्टेन करने में प्रॉब्लम हो सकती है। देयर कैन बी एसिमेट्री ऑल्सो, यानी कि बैंक्स के पास पूरी तरह से ये पावर है कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट देने का, उसके बदले वो कुछ आपको कोलैटरल लेंगे आपसे, लेकिन एनबीएफसी को एक स्ट्रक्चरल डिसएडवांटेज हो जाएगा। फिर लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास मार्केट कैपिटल है ऐसी कंपनीज का, जैसे बजाज फिनसर्व हुई वगैरह वगैरह। इनोवेशन ड्रैग की अगर हम बात करें तो जो नए हमारे प्रोडक्ट्स आते हैं, जो नए फाइनेंस प्रोडक्ट्स आते हैं, ठीक है, दैट आर मेड फॉर द सर्टेन पीपल, उनको बॉक्स करके दिया जाता है। अब वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में जो इनोवेशन है वो नहीं होगा। तो इंडिया कुड हैव बिकम अ फाइनेंशियल हब ऑफ द वर्ल्ड
तो ओवर रेगुलेशन या ओवरसाइट ज़्यादा अगर हो जाता है तो हमेशा इनोवेशन बैकसीट ले लेता है। इंक्लूजन का रिस्क भी है कि भाई जहाँ फॉर्मल फ्लेक्सिबल क्रेडिट हट जाएगा, क्योंकि एनबीएफसी तो एक फॉर्मल सिस्टम ही है ना, तो फॉर्मल फ्लेक्सिबल क्रेडिट मतलब जहाँ आसानी से लोन मिल जाए लोगों को बिना ज़्यादा कोलैटरल के, अगर वो सिस्टम को आप कर्व कर दोगे और बैंक वाले भी लोन नहीं देंगे तो इंडिया जो एक कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है वहाँ पे कंजम्पशन गिर जाएगा, जीडीपी गिर जाएगी, ठीक है, और कस्टमर की स्टिकीनेस हिट हो जाएगी, यानी कि रीयूजेबल लिमिट खत्म हो जाएगी, देयर विल बी अ स्टिकीनेस हिट, लोअर एक्विजिशन कॉस्ट हो जाएगा, क्रॉस सेलिंग कम की प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो ये हुए कॉन्स। कॉन्स बेसिकली क्या है, आपका जो बिजनेस है एमएसएमईज और साथ ही साथ जो आपका कंजम्पशन है वो उसके ऊपर एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा एक्सपोज कौन है, अगर कंपनीज की बात करें तो सबसे ज़्यादा तो बजाज फाइनेंस। आप कोई भी मोबाइल लेने जाओ, कहीं भी जाओ, आपको एक बजाज फिनसर्व का कार्ड लगा हुआ वहाँ पे दिखाई देगा कि आपको ईजी टर्म्स पे लोन मिल जाएंगे। फिर टाटा कैपिटल आता है, चोलामंडलम आता है, और बाकी अदर एनबीएफसी आता है। टाटा कैपिटल में आपको ज़्यादातर टाटा की कार्स खरीदने जाओगे या ओवरऑल आप कोई कार वार खरीदने जाते हैं और बैंक से अगर आपको लोन सैंक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर आप एक डाउटफुल बोरोवर हैं, तो आपको एनबीएफसी लोन दे देते हैं। उसमें सबसे आगे आपको कार लोन के लिए टाटा कैपिटल ही दिखाई देगा, ठीक है। तो आरबीआई की क्लैरिफिकेशन ये है, क्योंकि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर साफ साफ ये बोले हैं कि ऐसा नहीं है, ये जो हम एनबीएफसी को एवरग्रीनिंग करने से रोक लगा रहे हैं या फ्लेक्सी प्रोडक्ट लाने से रोक लगा रहे हैं या रिवॉल्विंग क्रेडिट पे रोक लगा रहे हैं, ये पहले भी है। बट ये रिवॉल्विंग क्रेडिट का जो डेफिनेशन है वो क्लियर नहीं है, एम्बिगुअस है, जिसका ये फायदा उठा लेते हैं कई बार एनबीएफसी और रिवॉल्विंग क्रेडिट को ही फ्लेक्सी पे सिस्टम के नाम से ले आते हैं। तो अब क्लियरली टर्म लोन को डिफाइन कर दिया जाएगा और टर्म लोन के बाहर कोई भी लोन होगा उसको रिवॉल्विंग क्रेडिट बोला जाएगा, चाहे वो फ्लेक्सी प्रोडक्ट हो या कुछ भी हो। अगेन अगर आप ऐसा करोगे तो आप फाइनेंशियल इनोवेशन और फाइनेंशियल इंक्लूजन, फॉर्मल फाइनेंशियल इंक्लूजन दोनों को दूर कर रहे होगे। तो आपको एक बैलेंस बना के रखना होगा, ठीक है। तो इंक्लूजन की बात करें तो एनबीएफसी के पास ज़्यादा लिमिट है, ज़्यादा रीच है, ज़्यादा दूर तक लोग उनका यूज़ करते हैं। भाई कोई गाँव वाला है, बैंक तक नहीं जा रहा, और अगर उसके पास एक बजाज का कार्ड है फिनसर्व का, तो एक दुकान जाएगा, अपने लिए टू व्हीलर खरीद लेगा, बजाज प्लेटिना खरीद लिया वाली, तो उसको आना जाना, अपना जो बेसिक इनपुट नीड्स रिक्वायर्ड है वो सब उसको आसानी से हो जाएगा। अब बैंक नहीं देगा लोन तो वो बैठा रह जाएगा नहीं तो, ठीक है। फ्लेक्सिबल लोन्स, सीजनल एमएसएमई के जो कैश फ्लोज की प्रॉब्लम होती है कि भाई आज आपने बेचा, अब वो जो बेचा है उसका पैसा आने में 2 महीना 3 महीना 4 महीना लगता है, ठीक है। तो वो जो कैश फ्लो का प्रॉब्लम होता है, वर्किंग कैपिटल का प्रॉब्लम होता है, वो हटाते थे, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी हटेगी तो इनफॉर्मल लेंडर्स जो आपके मनी लेंडर्स होते हैं, लोन शार्क्स होते हैं, हाई इंटरेस्ट रेट पे लोगों को लोन देते हैं, उनकी संख्या फिर से बढ़ने की संभावना है। प्लस इनोवेशन के ऊपर एक तगड़ी चोट होगी। लेकिन वही अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करें तो एवरग्रीनिंग की जो प्रॉब्लम हम लोग देख चुके हैं अपने फॉर्मल बैंकिंग सेक्टर में, वो फिर से आ सकती है। तो आप कह सकते हो कि रेगुलेटरी नॉर्म के हिसाब से ये ठीक है, इनोवेशन के लिए ठीक नहीं है। हाउस होल्ड डेट जो है, खासकर पर्सनल यूज़ के लिए हाउस होल्ड डेट, वो भी लगातार बढ़ी है, तो उसको भी कंट्रोल, कंजम्पशन क्रेडिट के ऊपर कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि रिस्क बढ़ता है इससे। और क्लियर डेफिनेशन होने से जो आगे चल के रेगुलेटरी आर्बिट्राज या बेसिकली आर्बिट्ररी कोई पावर्स यूज़ ना कर ले आरबीआई, उसमें भी एक क्लैरिटी आती है। तो दोनों को अच्छी बात है, आरबीआई को भी अच्छी बात है कि हमने भाई आपको क्लियर कट सब चीज़ें समझा दी हैं, और एनबीएफसी को भी ये सीधी बात समझ में आ जाएगी कि भाई आरबीआई ने हमें समझाया था, आरबीआई आर्बिट्ररी कोई एक्शन लेने आएगी तो एनबीएफसी के पास ये रहेगा कि देखो भाई तुम्हारी ही गाइडलाइन थी, तुम्हारी गाइडलाइन में फॉलो कर रहा हूँ, यू कांट टेक एक्शंस ऑन अस। दोनों को फायदा है, तो अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ेगी और साथ साथ ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी। तो ओवरऑल इकोनॉमिक सिस्टम के लिए अच्छा है। बट जब आप डीपर जाओगे तो कई बार फाइनेंशियल इंक्लूजन में आपको प्रॉब्लम दिख सकती है, खासकर इनिशियल फेज में। जब भी कोई चेंज आता है तो इनिशियल फेजेस में ये प्रॉब्लम्स आती है, धीरे धीरे उसको आयरन आउट कर लिया जाता है। तो की टेक अवे क्या है, आरबीआई फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर्मली डिफाइन किया है टर्म लोन को, रिवॉल्विंग क्रेडिट को, इससे पहले नहीं था डेफिनेशन। रेस्ट्रिक्शन इज एंटिटी बेस्ड, यानी ज्यादातर एनबीएफसी को बार किया गया, बट आरबीआई अगर परमिट करता है तो आप रिवॉल्विंग क्रेडिट दे सकते हैं। ऑफिशियल स्टांस भी वही है, रिवॉल्विंग क्रेडिट कभी फुली परमिटेड नहीं था, हाँ, लेकिन पहली बार उसको डिफाइन किया गया है। और ट्रेड ऑफ एकदम क्लासिक है, शॉर्ट टर्म फ्रिक्शन, क्योंकि शॉर्ट टर्म में एमएसएमई में प्रॉब्लम आएगी, बट लॉन्ग टर्म एक स्टेबल फाइनेंशियल सिस्टम बन जाएगा, ठीक, ओके, सिंपल। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर बीइंग हियर, स्टे क्यूरियस, स्टे अपडेटेड, और याद रहे कि ये एक ड्राफ्ट गाइडलाइन है, आने वाले समय में आरबीआई इसको
फाइनल फॉर्मुलाइज करके जो भी चेंजेस लाने होंगे वो लेके आएगा ही आएगा, ठीक है। और ऐसे ही और सारे इंटरेस्टिंग डिस्कशंस करने के लिए आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन द इकोनॉमिक्स ऑप्शन क्लास। 25 से शुरू हो रही है, लेट मत करो, गोल्डन टाइम है। आपको 2027 अगर टारगेट कर रहे हो या फिर 2028 टारगेट कर रहे हो तो आपके लिए गोल्डन टाइम है कि 6 से 7 महीने में आपका ऑप्शनल खत्म हो जाएगा और आप उसको लगातार रिवाइज करके अपने ऑप्शनल के सारे डिफरेंसेस, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर ले जाओगे। वेलकम एवरीवन इन द क्लास। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, हैव अ गुड डे। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।